हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी पूर्वावलोकन का वीडियो नंबर 6, जिसमें हम लोग आगे का क्वेश्चंस को देखेंगे। और क्वेश्चंस होने वाला है आपको, चैप्टर है प्राचीन भारत के स्थापत्य कला। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से जुड़े हुए बीपीएससी के विभिन्न एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले 72वीं के लिए, और साथ में बीपीएससी के वीडियो का री एग्जाम जो होगा और अन्य सभी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाँ देखिए, पहला प्रश्न कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने। मौर्य युग में पहाड़ियों को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की आदि की गुफा प्रमुख है। तो ये मौर्यकालीन पहाड़ काट के, पहाड़ जो होता है ना उसी को काट के उसके अंदर खोखला कर दिया जाता था और उसी में आजीविकों को रहने के लिए आश्रय गृह बनाया गया था। किसके द्वारा? तो एक तो अशोक के द्वारा और दूसरा उनके पुत्र दशरथ, पौत्र पौत्र दशरथ के द्वारा भी बनाया गया था। तो चलिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के समय जो है बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी उनके पौत्र जो दशरथ के समय काट के बनाया गया था। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी, ठीक। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जानते हैं, स्तूप, चैत्य और विहार। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व है। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है। स्तूप क्या होता है? तो समाधि स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया। स्तूप पूजा स्थल है। स्तूप जो है पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते थे। एक्चुअली यहाँ पे स्तूप नहीं होना चाहिए, चैत्य होना चाहिए। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं। अच्छा, प्रार्थना कक्ष भी चैत्य होते थे, जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते थे। तो ये चैत्य जो है ना, पूजा एक मंदिर टाइप का कर लीजिए, मंदिर है, ठीक है। तीसरा जो है बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता था, जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान करने के लिए। और विहार क्या होता था? तो ये निवास स्थान होता था। बीपीएससी मेंस में इन सभी का जो क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो इसको आप अभी से ही कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो सही रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। यह मंदिर का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। तो ये मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था। कौन से? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में 950 से लेकर 1050 जो है उन लोगों का कार्यकाल रहता है। इसी बीच चंदेल के शासकों द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया जाता है। और खजुराहो मंदिर जो है अपनी कामुकता के लिए भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली। किस समय फली फूली? तो कुषाणों के समय कला की गंधार शैली। गंधार शैली क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। कला की गंधार शैली का विकास मुख्य रूप से कुषाणों के समय हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया। देखिए, कला जो बुद्ध की मूर्ति जो है ना, बुद्ध की मूर्ति, उसको दो टाइप से उनका निर्माण किया गया। एक तो गंधार साइड से, गंधार से, और दूसरा मथुरा से। मथुरा वाला आगे भी प्रश्न मिल जाएगा आपको, ठीक। और गंधार वाला में क्या है? तो इसमें क्या है, हिस्ट पोस्ट दिखाया गया था। हिस्ट पोस्ट दिखाया गया था, जैसे 6 पैक वाला बॉडी, उस टाइप का बुद्ध की मूर्ति बनता है। और मथुरा में क्या है? तो ये भारतीय जो कला है ना उससे प्रेरित था, मतलब कि स्वाभाविक स्वरूप जो है ना वो दिखाया गया था। तो ये दोनों कला की विशेषता थी। और आगे के प्रश्न में जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन मिलेगा वैसे बताते चलेंगे। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गंधार शैली में प्राप्त होती है। ऐसे मथुरा शैली में प्राप्त होती है, लेकिन प्राचीनतम पूछा गया तो गंधार शैली हो जाएगा। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का निर्माण हुआ, ठीक है। वी एस अग्रवाल के
मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। ये BS अग्रवाल एक इतिहासकार है, इनके अनुसार मथुरा में किया गया था, ठीक, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसन के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। BPSC द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया है। तो BPSC जो है विकल्प ए यानी गंधार शैली को ही ऑथेंटिक माना है, इसलिए हम गंधार शैली को ही लेके चलेंगे। चलिए, ये 66वीं BPSC का री एग्जाम हुआ था उस टाइम का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। झांसी और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों में अवस्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद के गढ़वा जिले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। और यह प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्न लगातार BPSC को फेवरेट रहता है और अनेक एग्जाम में पूछते रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पदपाणि की पेंटिंग स्थित है, अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पदपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहचाने जाने वाले विस्तृत मुकुटों के प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है। तो कब है? 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, 5वीं और 6वीं मतलब गुप्त काल के आसपास का ही दिया गया है। ईस्वी है, ध्यान रखेंगे ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा बनाया लिखा गया था, तो उसी में एरन स्तंभ अभिलेख, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जो बीना और रेउता नदियों के संगम पर स्थित है। तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी यह इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सागर जिला में ऐतिहासिक एक गांव है एरन, ठीक है, जो बीना और रेउता नदियों के संगम पर स्थित है। 510 में एरन अभिलेख में उल्लेख होता है, लिखा जाता है, और एरन अभिलेख में ही सती प्रथा यानी विधवा दहन की पहला प्रमाण मिलता है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, चंदेल शासक सहयोगी थे। यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं, 950 से 1050 के बीच में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बराबुदुर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला का मतलब शानदार उदाहरण है। और जावा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, बराबुदुर या उसको बोरोबुदुर भी कहा जाता है स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल भी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते 11 नंबर प्रश्न है, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति लेने के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। चीनी स्रोत जो है साक्ष्य मिलता है, उसमें लिखा गया है कि श्रीलंका को उसमें शासक मेघवर्मन था और उसने बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक अपना मिशनरी भेजा था कि हम आपके जो क्या कहते हैं, कहाँ पे बनाने की बात कही गई थी, मतलब आपके राज्य में हम एक बौद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इजाजत दें। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लेकर समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। देखिए उस समय जो था वो जो स्थिति था 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी, जब हर्षवर्धन का शासनकाल था या पाल वंश का शासनकाल आता है, तो ये जो बौद्ध धर्म था ना, ये बिहार के आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा ही, इसी की शुरुआत यहीं से होती ही है। तो अलग अलग से, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया से, चाइना से या फिर श्रीलंका से, उन लोग शासक जो थे ना, जापान टाइप
जापान से तो नहीं दिया है, लेकिन इंडोनेशिया, जावा दिया हुआ। तो वहाँ के शासक लोग अपना अपना दूत भेजते थे और बौद्ध मंदिर में मंदिर बनाने की बात करते थे। आपको एक और प्रश्न मिलना चाहिए संभवतः, कि उसमें नालंदा में भी 5 गांव दान में दिया गया था मंदिर बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रश्न है दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य एवं संगम युग से। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है चोल वंश के संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों के सामंती सरदार था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपना अधिकार में ले लिया। तंजौर वर्तमान में तंजापुर के शैव मंदिर राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल वंश जो है कहाँ होता है? तमिलनाडु के, वर्तमान में जो तमिलनाडु है ना, दक्षिण भारत के तमिलनाडु, उस एरिया में चोल राजवंश का उदय होता है, विजयालय द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? 850 ईस्वी में किया जाता है। और कहा जाता है चोल जो है ना वो किसके? तो पल्लव, चोल के आने से पहले पल्लव का शासन था, उसके बाद से चोल आते हैं। तो पल्लव जो थे उनके सामंती सरदार थे विजयालय, इन्होंने ही चोल वंश की स्थापना करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। पॉलिटी में भी जब क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो उसमें भी चोल काल का उल्लेख किसी किसी क्वेश्चन में किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत की बात कही जाती है। तो ये जो ग्राम पंचायत वाला है काफी प्राचीन परंपरा है भारत में, और इसकी शुरुआत चोल काल से ही मानी जाती है। जिस प्रकार से गणतंत्र की व्यवस्था लिच्छवी की थी, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत की व्यवस्था चोल काल से ही चली आ रही है। एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं साथ साथ। चोल शासकों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। स्वायत्त शासी मतलब स्वयं के द्वारा शासन किए जाने वाला। वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? फिर से वही प्रश्न आ गया, चोल राजवंश इसके लिए प्रसिद्ध था। कैलाश नाथ मंदिर किस वंश और किस राज्य में बनाया है? सही उत्तर हो जाएगा पल्लव द्वारा तमिलनाडु में बनाया गया है कैलाश नाथ मंदिर। कैलाश नाथ मंदिर यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर दे रहा है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है यह कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। भगवान शिव को इसमें पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक के काल में हुआ। अभी पल्लव शासक के एक और हम लोगों ने कौन सा मंदिर देखा था? पल्लव शासक द्वारा एक और देखा था कैलाश नाथ मंदिर, और यहाँ पे एकाम्बरेश्वरार मंदिर भी देख लिए। ठीक है, तो कैलाश नाथ मंदिर कहाँ पे है? कैलाश नाथ मंदिर कांचीपुरम में। क से कैलाश नाथ और क से कांचीपुरम। और दूसरा है एकाम्बरेश्वरार मंदिर, यह भी उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना। इस मंदिर को पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय में विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। विजयनगर शासक वही 1336 वाले, उस टाइम में भी आगे लोग करते हैं। ठीक, तो ये एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। और कांचीपुरम में कौन सा है? एक और कैलाशनाथ मंदिर। दोनों पल्लव वंश के शासकों द्वारा ही निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर कराया गया था। और इसका एक और नाम है जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। हिंदू मंदिर जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। इस मंदिर पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। मंदिर निर्माण कला से भी जोड़ दिया गया है, द्रविड़ शैली का ही मंदिर निर्माण कराया गया है। और इसका एक अन्य नाम जो है वो राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि राजराज प्रथम ने बनाया था। और यह मंदिर जो है हिंदू मंदिर है। ठीक, तो अच्छा, साउथ की फिल्म जब स्टार्ट होता है तो आप एक मंदिर को देखते होंगे, बहुत फेमस मंदिर है,
या आंध्रा की फिल्म जो होती है तो उसमें आंध्रा के फिल्म में तिरुपति बालाजी के जनरली प्रयोग किया जाता है। और अगर तमिल फिल्म हो, तमिल हो, हिंदी में डब रहता है, तमिल सिनेमा का फिल्म रहता है तो उसमें जनरली राज राजेश्वर मंदिर को ही, बृहदेश्वर मंदिर को ज़्यादा वो लोग पोर्ट्रेट करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? करूर या कुरूर चेर राजवंश की राजधानी थी। और चेर कहाँ पे शासन करते थे? तो ये केरल के राज्यों में शासन करते थे। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिम भाग पर शासन किया, दक्षिण पश्चिम वहीं केरल के भाग पर शासन किया था। वर्तमान में केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरूर से करते हैं। जिस प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख होता है वह उदयल जीरल था। ठीक है, तो राजा का भी नाम मिलता है, उदय जीरल नाम था, थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, साउथ का नाम है। चलिए, तो जो प्रश्न पूछा गया था, चेर राजवंश की राजधानी कोरूर या कोरूर था। 8वां नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, कदम शासक जो है उनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संगम साहित्य में चोल, चोल प्लस चेर, चेर प्लस पांडव, पांडव का उल्लेख किया गया है। ये तीन जो है राजाओं को उद्भव और विकास के विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। याद रखेंगे, कदम का जिक्र नहीं है। ठीक, बाकी चोल, चेर और पांडे का जिक्र मिलता है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? समुद्रजा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर, उरेयूर किसके लिए था? तो यह कपास के व्यापार के लिए, कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था उरेयूर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में आगाड्रू के नाम से मिलता है। एक और नाम याद रखेंगे इसका, आगाड्रू, अगाड्रू, अगाड्रू। ठीक, 10वां नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता था? क्या कहलाते? आज भी कहा जाते हैं, गोपुरम कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन को देखिए, दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पल्लव, पांडव, चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। पांड्य काल में क्या होता था, मंदिर जो होता था ना छोटा होता था और इसमें चबूतरा टाइप का बना होता था, लेकिन मंदिर का जो प्रांगण होता था, प्रांगण करने का मतलब कि बाउंड्री उसका हो गया ना, चारों बाग बगीचे, पानी आने, बावड़ी अवड़ी लगा रहता था, तो काफी बड़ा होता था। ठीक, इसे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। प्रवेश द्वार जो रहेगा ना, मान लीजिए इधर से पैन कर देते हैं, प्रवेश द्वार हम लोग को इधर खोल लेना चाहिए क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, प्रवेश द्वार जो है तो उसी को गोपुरम कहा जाता था। आगे चल के गोपुरम का भव्य, विशाल एवं प्रचुर मात्रा में, एक मिनट, प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिर के साथ विशाल गोपुरम का निर्माण किया। तो ये प्रसिद्धि किससे मिलती है? चोल शासकों के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है ना, उसमें गोपुरम की विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, भव्यता का साथ दिखाई देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किए? चेर के साथ किए थे रोमन साम्राज्य। चेर और कहाँ पे शासन किए थे? तो केरल के साइड में शासन किए थे। ठीक, रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई है। वही अरिकामेडु है जो कि केरल के क्षेत्र में पड़ता है। फारसी राजत्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, कार्यकाल इनका 1422 से लेकर 1446 ईस्वी के बीच था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को मतला उल सदैन या मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है।
तो यह हो गया हमारा। अच्छा चलिए इसके थोड़ा सा देखिएगा, अब्दुल रजाक जो है देवराय द्वितीय के टाइम में तो 4-5 आपको मिलेंगे। विजयनगर साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस टाइम मिलेंगे। यात्री निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था, या प्रश्न पूछे भी जाते हैं अब्दुल रजाक किसके, नूनिज किसके टाइम में आया था। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए ना कुछ कुछ आप दिमाग में ट्रिक बना के रखें। जैसे अब्दुल रजाक के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया ना, तो अब्दुल रजाक लिखते हैं तो इसमें 2 बार ज आता है। ज एक बार छोटा आता है, एक बार बड़ा आता है। खैर छोटा बड़ा से आधा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 ज आता है तो 2 बार आ गया, ठीक है। और ज, तो ज को छोड़ दीजिए, 2 बार आया तो 2 लिख देना है। और 2 किसके पहले लिखना है, 2 के पहले क्या लिखना है, तो देवराय, देवराय, देवराय द्वितीय, ठीक है। 2 बार आया है तो 2 से देवराय द्वितीय आ जाएगा, ठीक। अब कौन सा आया है क्या आया है उससे मतलब नहीं है, बस हम लोग का ट्रिक है ध्यान देने के लिए। मैं हम तो ऐसे ही याद किए हुए, बाकी आप अपना देख लीजिए। आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर कंफ्यूजन रहता है तो ज 2 बार ज आया, देवराय द्वितीय हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को इसी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो जो होगा आपके आगे प्राचीन साहित्य एवं इतिहासकार से जुड़ा हुआ होगा, और यह हमारा प्राचीन भारत का आखिरी वीडियो होगा जो नेक्स्ट पार्ट होगा। छठा वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।